आपको ये कह सकती हूँ that I was born as a Rajput, but I will die as a Sikh. I'm 100% dependent on Guru Sahib. बहुत वड्डी गल है। And 100% means 100%. My day starts with his mercy and ends with his. ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। महाराजा रिपुदमन सिंह जी को जो यहाँ से ले गए, उसके अलावा जो पीछे उनके पीछे जैथो मोर्चा लगा, तो किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया, किसने क्या क्या सहा, वो सुन के ना मेरे अंदर से रूह कांप जाती थी कि क्या जज्बा रहा होगा उस टाइम लोगों का कि अपने राजा के लिए इतना सब कुछ कर दिया। 10वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਤ੍ਰਿਲੋਕਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਨੇ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਅਸ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 8 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਕੋਡੀ ਕਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। जब देश आज़ाद हो गया, सब प्रॉपर्टीज चली गई, तो महाराजा प्रताप सिंह जी हैड मोर देन 300 स्टाफ इन हीरा महल। अच्छा। प्रीवियस पर्सेस भी रुक गए उस टाइम में, तो ही डिडंट नो हाउ टू पे देम। अब उनको ऐसे तो आप छोड़ नहीं सकते आपके स्टाफ को, आप क्या करोगे। तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने जो हॉर्लिक्स फैक्ट्री है नाभा में, ये फैक्ट्री पहले बैंगलोर जा रही थी, बट उनके लंदन डेयरी के फ्रेंड्स थे लंदन में, उनके थ्रू बात करके और इस कन्वेंस करके इस फैक्ट्री को महाराजा रिपुदमन सिंह जी नाभा लेके आए। फिर प्रॉब्लम हुई, जो फैक्ट्री जो ला रहे थे नाभा उनके लिए कि भैया हमारे उनके लिए रहने की जगह, तो जो बीर निवास करके वो महाराजा प्रताप सिंह जी ने फैक्ट्री वालों को दिया फॉर फ्री कि भैया आपके अंग्रेज़ अफसर यहाँ आके रह सकेंगे। फिर प्रॉब्लम आई कि इस फैक्ट्री के लिए इतना मिल्क कहाँ से आएगा। फिर महाराजा प्रताप सिंह जी ने लिली फार्म्स खोला, डेयरी जो अभी भी है गवर्नमेंट के पास है, कि उससे आपको मिल्क हो जाएगा। फिर बच्चों के पढ़ाने की प्रॉब्लम आई तो PPS का करा। सो ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। और फिर जब ये फैक्ट्री खुल गई तो अपने सभी बेचारे को उन्होंने वहाँ पे नौकरी पे लगवाया। रिपुदमन सिंह जी ने खाली पंजाब में, यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप जी। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर रखा था तो संत अतर सिंह जी गए थे वो करने। अच्छा। संत अतर सिंह जी से महाराजा रिपुदमन सिंह जी का बहुत मेल मिलाप था, तो महाराजा रिपुदमन सिंह जी अपनी ट्रेन में उनको लेके गए थे। वहाँ पे जाके सर्टेन अमाउंट उन्होंने डोनेट किया। फिर जब वापस आए संत अतर सिंह जी ने कुछ टाइम बाद बोला कि वहाँ पैसे की और ज़रूरत है, तो महाराजा रिपुदमन सिंह जी ने और पैसे भेजे। फिर ये हुआ कि
वो हिंदू यूनिवर्सिटी बन रही, बट कोई इंडियन नहीं है जो उसका प्रिंसिपल बना सके, कोई इंडियन इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसका क्या करें। तो महाराज रिपु दमन सिंह जी ने एक क्या नाम है, संतारा सिंह, हाँ तेजा सिंह, संतेजा, उनको पढ़ने के लिए हार्वर्ड भेजा अपने खर्चे से, और वो जब हार्वर्ड से पढ़कर आए फिर हाँ फिर उन्हें वहाँ पे, अच्छा ये तो उनकी इतिहास नहीं पता यस कि उनकी उन्होंने भेजा। हाँ महाराजा रिपु दमन सिंह जी ने भेजा था उन्हें हार्वर्ड पढ़ने, एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट प्रिंसिपल देयर। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ? बिल्कुल, अभी तो प्रकाश इसी फ्लोर पे है, ऊपर अभी काम चल रहा है, थोड़े टाइम का काम बाकी। जो पुराना जैसे नाभा की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सब बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला कमरा हमेशा गुरु साहब का हुआ करता था। अच्छा हाँ, जितनी भी रियासत दी बिल्डिंग्स, जितनी भी आप हिस्टोरिकल जितनी भी बिल्डिंग्स देखोगे, उसका सबसे ऊपर वाला कमरा हमेशा गुरु साहब का हुआ करता था। मेरा बेटा, एक दिन हम लोग वहाँ पे कुछ इवेंट था और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा यहाँ पे भी कोई मिस्त्री लगवा दो, क्योंकि उसमें सब दीवारों में पीपल जा रहे हैं। तो मैं ऐसे हंस दी मेरे बेटे पे कि तुमको बस यही है कि मम्मा पहले हीरा महल संभाल लो, ये कर दो, मैं यही करती रहूँ पूरी ज़िंदगी, तुम्हारा ये सब करती रहूँ। तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो मुझे लगा मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। उसने कहा मम्मा ये जो पीपल जा रहे हैं ना इस दीवार में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिल के अंदर जा रहा है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ, ਦਿਲ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ ਤੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ, ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਊਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦੂੰ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਿਰਾਗ ਬਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ इस रियासत के प्रति? जैसे आपको पता है मेरा ब्याह हुआ है इस परिवार में, तो मुझे बहुत मान महसूस होता है कि मेरा ऐसे परिवार में ब्याह हुआ है जहाँ के पूर्वजों को धर्मी और धर्मी राजाओं के नाम से जाना जाता है, इसलिए तो बहुत प्राउड फीलिंग है ये। और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन महाराजा हीरा सिंह जी और महाराजा रिपुदमन सिंह जी से लेती हूँ जी, कि जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ लीड करी है, जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा में अपना लगाया या सही चीज़ के लिए हमेशा खड़े रहे, तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। तो इत्थे आउण दा सबब किवें बनया? ये इंस्पिरेशन कित्थों मिली कि इत्थे वापस आउणा? हम लोग देखिए, जैसे अपने को पता है महाराज रिपुदमन सिंह जी को, दादाजी को अंग्रेज़ अपने साथ वहाँ ले गए थे। जब वो बड़े हुए वापस आए तो करीब उन्होंने 20 साल का लंबा समय अपनी ग्रोइंग एज में वो इंग्लैंड में ही थे। महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप जी। सिंह। तो उसकी वजह से उनका उस तरफ इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा था। और फिर जब यहाँ आके जब वो गद्दी पे बैठे भी, तब भी उनके सब दोस्त वगैरह वहीं के थे। और जब वो यहाँ आ गए उसके थोड़े टाइम बाद देश आज़ाद हो गया, सब चीज़ गवर्नमेंट के पास चली गई। और उसके बाद जो उनके बच्चे थे वो मेरे इंक्लूडिंग माई फादर लॉ, उनके सिबलिंग सब इंग्लैंड में पैदा हुए। उनको बड़ा ब्रिटिश नैनीज ने करा, तो थोड़ा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फैमिली में हो गया था। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼? ਹਾਂ, 8 ਸਾਲ के थे। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸੇਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? बिल्कुल, बट गुरु साहब की कृपा है कि महाराजा प्रताप सिंह वापस आ पाए, क्योंकि उस टाइम देश आज़ाद होने वाला था, थोड़ा फर्क पड़ गया था उन चीज़ों का, तो वो वापस। पर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ क्रिश्चियनिटी या? नहीं, वो हमेशा से सिख रहे, क्रिश्चियनिटी सिख रहे, वो नहीं कन्वर्ट हुए थे। क्योंकि मे बी उनके समय तक, महाराजा प्रताप सिंह जी के समय तक इंडिया उनका आना जाना भी रहता था, अपनी मदर से भी टच में थे, ऐसे कंप्लीट कट ऑफ नहीं हुआ था उनका। तो इस वजह से मे बी ये सब नहीं हो पाया। और फिर इस तरह से बिकॉज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, तो वो भी देश आज़ाद होने के बाद जब सब प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के पास चली गई, तो वो भी थोड़ा दिल्ली ज़्यादा रहने लग गए। पर फिर गुरु साहब की कृपा हुई, मेरे बेटे को अब ये स्क्रीन पे बोलूं ना बोलूं, मैं ये सोच रही हूँ। प्लीज बोलो, खुल के गल करो, आज दिल दियां गल्लां करो तुसी। मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ, तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उतना ही वो अपने आप अपने बाल कटवाने से मना करने लग गया। और उसने जबरदस्ती अपने बाल रखे और मुझे कहता था, मैं खुद एक राजपूत बैकग्राउंड से हूँ, मेरी शादी इस फैमिली में हुई है, तो कहता था मैं सिख हूँ, मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। दो उसके फादर साहब के भी ने केश नहीं रखे थे, उसके ग्रैंडफादर ने भी नहीं रखे हुए थे। तो मुझे ऐसा अजीब सा लगता था, ये बच्चा क्यों इस तरह से कर रहा है, लेकिन उसने जिद करके ये सब करा। और रही बात नाभा यहाँ रहने की, तो हम लोग पहले आते जाते रहते थे, बट परमानेंटली यहाँ नहीं रहते थे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ हिस्टोरिकली ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ बैकग्राउंड? हाँ, थोड़ा बहुत अवेयर थी, पर ज़्यादा नहीं। और फिर मेरे बेटे का इंटरेस्ट ज़्यादा था कि मुझे नाभा में ही रहना है। वो बचपन से ही कहता था कि मुझे नाभा में ही रहना है, करना है करके। तो फिर एक दिन हम लोगों ने डिसाइड करा कि चलो, जैसे यहाँ पे महल को संभालने के लिए मैं बीच बीच में कुछ कुछ करवाते रहते थे कि भैया ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। पर फिर देखा वो नहीं हो रहा है अच्छे से, तो फिर वी थॉट परमानेंटली लेट्स शिफ्ट हियर। तो पहले हम लोग दिल्ली ज़्यादा रहते थे, यहाँ आते जाते रहते थे, अब परमानेंटली यहाँ दिल्ली से आना जाना रहता है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं मध्य प्रदेश से हूँ और राजपूत परिवार से हूँ मैं। ਤੇ ਇਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ? बिल्कुल, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुई है जी, लव मैरिज नहीं लव सी? मैरिज। अरेंज मैरिज है। और
यहाँ पे आने के बाद और मुझे बहुत सारी चीज़ें जब जैथो मोर्चा के बारे में पता पड़ी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? पता था पर इतना डिटेल में नहीं पता था। पर वो जब पता पड़ा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने उनको टॉर्चर किया था महाराजा लोगों रिपुदमन को, सिंह। हाँ महाराजा रिपुदमन सिंह जी को जो यहाँ से ले गए, उसके अलावा जो पीछे उनके पीछे जैथो मोर्चा लगा, तो किस तरह से लोगों को टॉर्चर किया, किसने क्या क्या सहा, वो सुन के ना मेरी अंदर से रूह कांप जाती थी कि क्या जज्बा रहा होगा उस टाइम लोगों का कि अपने राजा के लिए इतना सब कुछ कर दिया। जैसे यहाँ पे एक पिंड है जिसका पता पड़ा कि पूरे के पूरे पिंड को जिला बदन कर दिया था। तो मुझे था जिला बदन मीन्स आज उनको कह दिया भाई यहाँ नहीं, आपको कहीं और जाके रहना है। पर जब उसकी डिटेल में मैं गई तो पता पड़ा कि जिला बदन इस तरह से किया था कि एक एक परिवार को उनके सामने उनके घर डंगर, घर का एक एक सामान, जमीन जायदाद सब बेच दी थी उनके सामने, नीलाम कर उनको खाली हाथ भेजा था। तो आज बहुत बड़ी बात है, आज हम अपना घर बनाते हैं करते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको बनाने में, और आपके सामने वो आपके सामने आपकी हर एक एक चीज़ बिक जाए और आपको फिर वहाँ से, और फिर भी आप खड़े हो अपने राजा के साथ, और वो राजा के साथ जो आपसे मीलों दूर कहीं और कैद में रखे हुए हैं। तो पता नहीं उस टाइम लोग ऐसा जज्बा कहाँ से लाते थे, मतलब मैं तो बहुत इम्प्रेस थी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? बेटे पे इस बात का तो मेरा अब मैं ये तो आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन दिस उसके लिए आई थिंक आपको उसी से मिलना चाहिए एक बार, और मुझे पता होता कि आपका इंटरव्यू तो अभी परसों आ रहा है, तो उसके बाद रख लेते हैं इंटरव्यू। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? What is it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? Because ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, पर ये चीज़ें मैं कैमरे में नहीं बोली, कभी मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, बट दिस इज सम गुरु साहब की बख्शीश हुई है एंड सम सुपरनैचुरल पावर हु इज डूइंग व्हाटएवर, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਵਧਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸ ਯੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅ ਰਾਜਪੂਤ ਫੈਮਿਲੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ट्रांसफॉर्मेशन लगती है? बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो मैं एवरीडे लाइफ में देख रही हूँ, विच आई थिंक इफ आई से इट ऑन द कैमरा पीपल विल थिंक दैट आई एम क्रेजी। ये कट कर दीजिएगा भाई तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। कुछ दसना चाहोगे सानू, कुछ गल्लां करनियां चाहोगे? थोड़ी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की है तुसी व्हेन यू वर इन दिल्ली ते हुण च की महसूस करते हो तुसी? माय पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन आप ये समझ लीजिए कि आई एम 100% डिपेंडेंट ऑन गुरु साहब, बहुत वड्डी गल है। एंड 100% मीन्स 100%। माय डे स्टार्ट्स विद हिज मर्जी एंड एंड्स विद हिज, सो ये इमोशनल भी है थोड़े लिए बहुत? हाँ जी बिल्कुल इमोशनल भी है। और अब जैसे आप बहुत आपने बोला वीडियोस देखकर आए, तो सब लोग यदि बड़ी वो करते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा कर रही हो, महल को संभाल रही हो, ये कर रही हो, ये कर रही हो, बहुत ब्रेव बात है ये है, पर एक्चुअली मैं मन में ये सोचती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं अपने आप को तो ये मानती हूँ कि मैं एक कठपुतली हूँ जिसकी डोर गुरु साहब के हाथ में है। लोग उस कठपुतली को देख के ताली बजा रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं, पर वो कठपुतली में तो कुछ नहीं है, कुछ कोई लायक नहीं है। जिसके हाथ में डोर है बस वही कर रहा है, तो मेरा ये मानना है। तो थोड़ी लाइफ दे गोल्स या ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ तो जो हमेशा से लगता था कि want to do something for the society, for the betterment of the society। यहाँ आने से बस ये फर्क है, मुझे मौका ज़्यादा मिल रहा है to serve people, that is the difference। ਨਾਭੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नाभे के लोगों ने तो जितना मैं एक्सपेक्ट कर सकती थी, हम सोच सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला है। और शायद हम यहाँ पे इतने अच्छे से, इतने खुश, और इस वजह से ये कि नाभा के लोगों ने इतना हमको प्यार दिया, बहुत ज़्यादा। कुछ कोई इंसिडेंट
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਆਏ, ਮਿਲਣ ਆਏ, रैंडम लोग आ जाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलने? बिल्कुल, बहुत लोग आते हैं मिलने, और इंसिडेंट तो मेरे पास एक नहीं, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स होंगे। कोई भी अगर यहाँ पे कोई फंक्शन हो, कुछ हो, तो मुझे कोई एक्सपर्टीज या कोई बाहर से हायर करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ के लोग आगे होके आ जाते हैं मदद करने। तो आई थिंक दिस, अगर ये सब रिनोवेशन ये सब हो पा रहा है पैलेस में, बिकॉज लोगों का भी इतना सपोर्ट है मेरे पास। ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ? बिल्कुल, अभी तो प्रकाश इसी फ्लोर पे है। ऊपर अभी काम चल रहा है, थोड़े टाइम का काम बाकी। जो पुराना जैसे नाभा की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, सब बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला कमरा हमेशा गुरु साहब का हुआ करता था। अच्छा। हाँ, जितनी भी रियासत दी बिल्डिंग्स, जितनी भी आप हिस्टोरिकल जितनी भी बिल्डिंग्स देखोगे, उसका सबसे ऊपर वाला कमरा हमेशा गुरु साहब का हुआ करता था। तो इस बिल्डिंग का भी सबसे ऊपर वाला कमरा वही है जहाँ पे गुरु साहब की बख्शीशें रखी थी, जो नाभा परिवार को दी थी, भाई रामा भाई तिलोका को। काफ़ी सालों तक वो वहीं थी, तो उसको उसी पुराने तरीके से ही वापस रीस्टोर किया है। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल, वो पहले जिस तरह का था वो कुछ फोटोज थी, बट जो अभी आप ऊपर जाके अगर आप देखेंगे तो जो पुराना तरीका था उसको वैसे के वैसे ही रखा है हम लोगों ने। सिर्फ उसको वापस पेंट कर दिया, वापस उस पर दोबारा लगनी वो लगा दी, बाकी वैसे ही रखा है जैसे पुराना था। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ? ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं नहीं जी, अभी मैं सीख रही हूँ, तो मैं पंजाबी पढ़ना सीख गई हूँ, बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, पढ़ना सीख गई हूँ, लिखना सीख गई हूँ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। हाँ, लेकिन मैं गुरुमुखी में ही पढ़ना चाहती हूँ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ? हाँ जी, क्लास ले रही हूँ। YouTube ਤੋਂ ਹੀ? ना, यहाँ पढ़ाने आते हैं मुझे। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਆਉਂਦੇ ਆ? मैंने कोशिश करा YouTube से कर लूँ, बट नहीं हुआ, तो पढ़ाने आते हैं उसी से हुआ है, फिर फर्क पड़ा। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ? ਊੜਾ ਐੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हाँ जी। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ जब आपको बोला कि पूरा लिख लेते हैं तो फिर ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹੁਣ? हाँ जी, हाँ जी। ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ? हाँ जी, सियारी वरी सब चीज़। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। जी, बेटा मेरा बहुत सोहनी पंजाबी बोलता है, और उसी की वजह से मैं पंजाबी नहीं बोल पा रही हूँ। वो क्यों? उसको ये लगता है कि वो तो सिख है बाय बर्थ, और मुझे लगता है कि मेरी माँ तो राजपूत है और ये मेरी भाषा को अच्छी तरह से नहीं बोल पाती है। तो उसको लगता है कि मम्मा आप जब तक आपको अच्छे से बोलना नहीं आएगा प्लीज़ मत बोला करो। तो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है मुझे बोलने का। देखो, ये बहुत खूबसूरत गल है और एक कमाल दी गल है। पर फिर किवें तुसी कनेक्ट करते हो? कीर्तन सुनते हो या अपने? हाँ जी, कीर्तन मुझे समझ में पूरी अच्छे से आती है, पर बोलने में थोड़ा सा औखा है। समझ में मैंने चंगी तरह आंदी है। तो तुसी मेरे नाल पंजाबी च बोलो। राणी साहबा पंजाबी च बोलन लग जाएंगे इस इंटरव्यू तो बाद, तो ये साडी भी अचीवमेंट है। मेरे बेटे ने इंटरव्यू देख लिया ना, उसको झटका लग जाएगा उसको तो। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ? मैं बहुत सारियां गल्लां करनियां, पर मैं शुरुआत च चाहना कि तुसी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, नाभा को लेके नहीं, मैं पंजाब को लेके अपना विजन बताना चाहती हूँ जी। हमारे पंजाब में जो हमारी पुरानी सभ्यता थी ना, वो खत्म होते जा रही है। और जैसे आप ये महल का भी देख रहे हैं, या पुराने गेट्स बने हुए हैं, पुराने हम पिंडों में जाते हैं। आज ही सुबह हम एक पिंड में होकर आए जहाँ पे पुराना गुरुद्वारा बना हुआ है, जो महाराजा जसवंत सिंह जी ने बनवाया था, बहुत बुरी हालत में। तो मेरा खाली नाभा नहीं, पूरे पंजाब में इच्छा है कि जो हिस्टोरिकल जगह है ना हमारी, उसको एज इट इज़ प्रिजर्व किया जाए। अगर वो गुरुद्वारा छोटा पड़ रहा है, कुछ पड़ रहा है, तो दीवान हॉल बना दे कर दे, पर वो जो ओरिजिनल जो है ना, उसको ना तोड़ के, जैसे यूजुअली अब ये करा है कि जो पुराने बने हुए उनको तोड़ के नया बना रहे हैं जी। पर मेरी इच्छा है कि जो पुराने हैं उनको पुराना वैसे के वैसे रखें। अब जैसे जो कमरा भी आप ऊपर देखेंगे जो गुरु साहब का हम तैयार कर रहे हैं, उसमें भी मुझे बहुत लोगों ने ऑप्शन दिया कि आपको कारीगर नहीं मिलते हैं तो पुराना काम करने के लिए, वो प्रॉब्लम भी। मुझे 2 साल लग गए कारीगर ढूंढने में ही। बोले इसको ऐसे तोड़ दो जी, ये वॉलपेपर लगा देते हैं, ये पैनल्स लगा देते हैं, ये कर देते हैं करके। मेरा मन ही नहीं मान में, इतनी अच्छी पुरानी चीज़ को मैं कैसे ऐसे कर दूँ। तो
मेरी सबसे यही विनती है कि पंजाब में हमारी हिस्ट्री बचाने के लिए हमें हमारी पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसे बचाना बहुत ज़रूरी है, और पुरानी सभ्यता को वापस सामने लाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ने के लिए। तो जैसे अब हम प्लानिंग की, मेरा बेटा अभी 12 साल का है, उसका 13 साल का हो गया, उसकी मैं दस्तार बंदी करना चाह रही हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि बिकॉज ये आजकल, ये पहले बहुत पहले होता था, अब खत्म हो गई ये चीज़। एंड देन समबडी टोल्ड मी कि भैया आपकी फैमिली में महाराजा प्रताप सिंह जी के बाद, प्रताप सिंह जी ने भी जब, महाराजा प्रताप सिंह जी भी जब इंग्लैंड थे तो उन्होंने भी अपने केश कत्ल कर लिए थे। तो बोले एक्चुअली में फिर से महाराजा रिपुदमन सिंह जी किसी की दस्तारबंदी नहीं हुई, और मेरे ख्याल किसी ਜਦੋਂ ने केश ਮਹਾਰਾਜਾ रखे नहीं। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕल वो तो राज तिलक के हिसाब से, ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਸੀ। हाँ। तो मैं इसकी भी दस्तारबंदी की, ताकि बच्चों को हम इनकरेज कर सकें कि अपनी सिक्खी का पालन करो, अपने केश मत कत्ल करो। तो इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि पंजाब का ये होना चाहिए। ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਗ੍ਰੈਂਜੂਅਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? आई डोंट, उसकी दस्तारबंदी का तो उस तरह से नहीं सोचा है मैंने, बट हाँ ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का ज़रूर सोचा है। और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बचाने के लिए मैं 1-2 सोसाइटीज़ से भी एसोसिएटेड हूँ, जैसे दीवान टोडरमल फाउंडेशन जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे दीवान टोडरमल हवेली को वो कर रहे हैं, पुराने तरीके से ही कर रहे हैं, एंड जिसमें उसकी परमिशंस और वो लेने में भी बहुत मुश्किल आई। तो मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ, जब कोई इस तरह से वो चैरिटी का काम कर रहा है, कोई आगे होकर उसको करना चाहता है, तो ईजी बनाए लोगों के लिए वो सेवा करना, डोंट मेक इट डिफिकल्ट। जैसे उसकी परमिशन और क्लियर करने में 2 साल लग गए। तो मेरा ये है कि हम सबको मिलके, चाहे सरकार हो, पब्लिक हो, हम सबको मिलके एक साथ एफर्ट डालना पड़ेगा, तब हम अपने पंजाब के वो बचा पाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤੇ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ अबाउट ड्रग्स एंड ऑल ਹੈ के। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? हाँ, अब जैसे ड्रग्स के बारे में, इनफैक्ट आई वुड से कि ये बात मुझे मेरे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ड्रग्स के इशू के ऊपर कैसे करें। तो मेरे बेटे ने मुझे सजेशन दिया कि मम्मा, आई वाज डिस्कसिंग, उसके साथ मैं डिस्कस कर रही थी, उसने बोला कि मम्मा जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं ना, आप उन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, क्योंकि किसी से ड्रग्स छुड़वाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उन पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, बोले आप कॉन्सेंट्रेट करो यंग उन लोगों पे जो ड्रग्स लेने की कगार पे हैं, जो ड्रग्स लेना चालू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो बोले अगर आप उन्हें कंट्रोल कर लोगे ना कि वो ड्रग्स ना ले, और उनको रोक लोगे ड्रग्स लेने से, तो आज से 10-15 साल बाद जाके हमारा पंजाब ड्रग्स फ्री हो जाएगा। और बोले अदरवाइज आप उन्हीं पे टाइम वेस्ट और एनर्जी लगाते रहोगे जो ऑलरेडी ड्रग्स ले रहे हैं। तो मेरे बेटे के तो शब्द ये थे कि जो ऑलरेडी ले रहे हैं उनको तो लेने दो, मरने दो, जो हो रहा है उनके साथ होने दो, आगे के पीढ़ी को बचा लो। तो विच आई फील वो करना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग, इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले कोई एक पर्सन आए थे जिन्होंने एक नाटक प्रिपेयर करा है ड्रग्स के ऊपर जी। तो उनसे मैंने बात करी और हम लोगों ने ऐसा कुछ बनाने का, मैं सोच रही हूँ कि उनके आर्टिस्ट को हर महीना को सैलरी मिल जाए, कर जाए। और आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट 9, 10, 11, 12 के बच्चे एंड कॉलेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर के बच्चे, इन्हें इस तरह से नाटक में दिखाया जाए या इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करी जाए जिनको इनको रेगुलर बेसिस पे इस बारे में बताया जाए और वो ड्रग्स से बचे। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੀਪੀਐਸ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨਾ ਟੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? मेरा ये मानना है कि बच्चे अगर ड्रग्स में जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर किसी की जिम्मेवारी है तो उनकी माँ की है। आज मेरा बच्चा अगर नशा करके आ रहा है तो मुझे पता पड़ेगा, है ना, अगर मैं अपने बच्चे पे नज़र रख रही हूँ तो मेरा एक ड्रग्स के मामले में ये भी है कि सब माँओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी अपने बच्चों पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हम खाली सरकार को ब्लेम करें कि सरकार बेच रही है तो इतने कम बच्चे को कैसे वो सिगरेट मिल गई तो इसको कैसे हो गया, बट ये हमारे घर से भी बहुत डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। हम सरकार को ब्लेम कर रहे हैं कि भैया यूथ तो नशे में जा रहे हैं, अरे भाई हम घर वाले क्या कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जाने दे रहे हैं? तो दैट्स, मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगी। तो बाहरी दुनिया चाहे उसे कुछ भी ऑफर करे, पर मैं सही संस्कार देना चाहती हूँ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ ਕੋਈ
ਸਿੰਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ? हाँ जी, बहुत लोग आते हैं, बट आई ट्रीट देम एज फैमिली, और जो भी होता है वट एवर हेल्प आई कैन गिव, मैं कोशिश करती हूँ देने की। ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ? ऐसे तो औखा नहीं होता है, बिकॉज जब अपन दिल से किसी की मदद करना चाहते हैं या दिल से कोई सजेशन सही देना चाहते हैं, तो भगवान भी हेल्प करता है और सब सही चीज़ होती है, तो ऐसे कभी डिफिकल्टी ਅਸੀਂ ਨਾ नहीं फेस ਕਿਲੇ करते। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। बिल्कुल लोड है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जो जिस टाइम वो सरकार ने सब राजा महाराजाओं से सब ले लिया, ले तो लिया, बट सरकार भी उसको संभाल नहीं पाई। तो अब जैसे किला भी सरकार के पास है, पिछले 50-60 साल से सरकार क्या कर रही है उस किले में? सिर्फ उसको खंडर होने का वेट कर रही है कि कब वो पूरी तरह से गिर जाए। तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है कि भैया ये किला हमारे पूर्वजों ने बनाया था, इसकी बहुत धार्मिक वैल्यू भी है, आपने हमसे ले लिया, या तो आप उसको संभालो या वापस हमें दे दो। बिकॉज अगर यही किला भी सरकार के पास रह के अगर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो इम्पॉसिबल है सरकार से परमिशन लेना और करना, नहीं पॉसिबल। और सरकार ने लेके किया क्या? अगर सरकार ने कोई प्रॉपर्टीज ली है राजा महाराजा की, उसको यूज कर रही है तो फेयर इनफ, पब्लिक के लिए यूज हो रही है, अच्छी बात है, पर आप लेके उसको सिर्फ खंडर करने छोड़ दिया है। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, उसकी वो स्पिरिचुअल वैल्यू और उसका जो इमोशनल वैल्यू है, उस किले में इतने पाठ पूजा हुई है। पहले जो बख्शीशें मैं आपको बता रही हूँ जो यहाँ थी बिफोर सरकार ने वो किला लिया, उसके पहले वो वहीं थी, फिर वो यहाँ शिफ्ट हुई है। तो उन चीज़ों की बहुत वैल्यू है, बहुत पावर है उन चीज़ों का। अच्छा, फिर मुझे लगता है सरकार ने जो कुछ लिया पब्लिक उसके लिए लिया, तो अगर इसको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हेल्प हो रहा होता तो ठीक है, बट अगर यू नो मेरा बेटा, एक दिन हम लोग वहाँ पे कुछ इवेंट था और मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा यहाँ पे भी कोई मिस्त्री लगवा दो, बिकॉज में सब दीवारों में पीपल जा रहे हैं। तो मैं ऐसे हंस दी मेरे बेटे पे कि तुमको बस यही है कि मम्मा पहले हीरा महल संभाल लो, अब ये कर दो, मैं यही करती रहूँ पूरी ज़िंदगी, तुम्हारा ये सब करती रहूँ। तो उसको बड़ा दुख हुआ, तो मुझे लगा मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो उसने कहा मम्मा ये जो पीपल जा रहे हैं ना इस दीवार में, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दिल के अंदर जा रहा है। तो वो सोच के मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे को जब इतने इमोशंस हैं को लेके, तो बट आई फील सो हेल्पलेस, बिकॉज इतनी बड़ी चीज़ है वो, उसको कैसे करना है, क्या करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। हाँ, वो मैं है ब्लेस्ड, इसको तो मैं आगे होके 10 बार कह सकती हूँ कि बहुत ब्लेसिंग ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ अपने राज दी, मेरी सिर्फ ये नहीं, उसने कहा कि मम्मा मेरी पॉकेट मनी देना बंद कर दो, उसे एक मिस्त्री लगा दो यहाँ पर। तब भी मैं उस टाइम भी हंस दी उसके ऊपर। फिर उसने मुझे ये तक कहा कि मैंने कहा अभ्युदय इसके लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी, इतना पैसा नहीं है, ये कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कर रहा है। तो उसका ये कहना था कि आप है ना लोन ले लो बैंक से और बैंक वालों को कह दो मैं पूरा करूँगा लोन। और जब मैंने ऐसे हंस के बोला तो मुझे बोलता है कि आप चिंता मत, उसको लगा कि मतलब ही थिंक्स भाई ये तो राजपूत है, इनको क्या समझ में आएगा। तो वो मुझे कहता है कि आप चिंता मत करो, आप जो हीरा महल में भी पैसा लगा रहे हो ना, बड़े होके आपको एक एक वापस करूंगा मैं आपका पैसा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝ ਪਾਏ ਹੋ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ? मैं आपको ये कह सकती हूँ that I was born as a Rajput, but I will die as a Sikh. ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮ ਅਪ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। Yes. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਨਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਓਨ कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है, बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ। जैसे हमारे पीपीएस स्कूल में पुरानी समाधें बनी हुई हैं, और वही चीज़ हो जाती है ना, जो चीज़ गवर्नमेंट के अंडर है उसमें परमिशंस और ये लेने में बड़ी मुश्किल होती है, तो उन्हें संभालना चाहती हूँ। जो पुराने समाध बने हुए हमारे पूर्वजों के, या सिर्फ नाभा नहीं, मैं तो पूरे पंजाब में मुहिम चलाना चाहती हूँ कि पुरानी चीज़ों को संभाल के रखें। चाहे पुराने वो गेट हों, पुराने कुएं बने हुए हों, पुरानी हवेलियाँ हों। और डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर सब लोग मिलके करना चाहेंगे तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? माई फैमिली इज मतलब आई शुड से कि ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स या ਤੁਹਾਡੀ मेरे पेरेंट्स को भी मेरे उससे कोई वो नहीं है, बहुत खुश हैं इस बात से। और मेरे इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। जो भी अगर मैं डिसीजंस लेती हूँ कि मुझे ऐसा करना है, तो हमेशा उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे जितना साथ मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने जितना मेरा सपोर्ट किया है, क्योंकि टेकिंग द डिसीजन दैट बेटे को यहीं पढ़ाना है बिकॉज ही वांटेड टू बी हियर, तो इट वाज मेरे इन लॉज की तरफ से कोई मुझे वो नहीं है। तो पहली बार औखा सीगा कन्विंस करना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सब कुछ छੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। बल्कि बेटे के लिए उसको यहाँ आना इतना ज़्यादा था कि वो पीपीएस जब छोटा सा था पहली बार आया, तो बोलता है मुझे यहीं, हेडमास्टर को बोलता है मुझे यहीं हॉस्टल में रख लो, मैं नाभा में ही रहना चाहता हूँ। तब तक हम लोग यहाँ परमानेंटली नहीं हुए थे शिफ्ट, तब की बात है। तो इसलिए डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है थोड़ी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नाभे ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ? मेरा अभी तो कोई इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिकल उसमें। ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ? अभी तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं होना चाहते? नहीं आना चाहते कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨਾਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ना बिल्कुल भी नहीं। ਜਾਂ ਨਾਭਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ मुझे लगता है कि अभी बिकॉज बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो पॉलिटिक्स में आके आप ज्यादा अच्छे से कर, मुझे लगता है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ महसूस करते हैं। हाँ, पर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद है ना, बेचारे पॉलिटिशियंस की लाइफ ये फंक्शन अटेंड करने में निकल जाती है। आज इसके वहाँ जाना है, आज इसके वहाँ पे भोग है, आज इसके वहाँ पे ब्याह है, आज उसने बुलाया, नहीं जाओगे तो वोट नहीं मिलेंगे। नहीं, वो बेचारे काम ही नहीं कर पाते। मतलब ऐसा मेरा पर्सनली मानना ये है। ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਨਮੀਤ ਜੀ ਹੋਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ अपनियां पुरानियां बिल्डिंग? मैं आपको रीजन भी बताऊं कि राजस्थान में पुरानी बिल्डिंग क्यों संभल पाई। एक तो पंजाब ने बहुत सारे वेडर्स हमेशा फेस करे हैं, है ना, बाहर से अगर अफगानीज आए, कोई भी आए पंजाब होते हुए। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों पहले की बात है, गवर्नमेंट ने जो छोटे ठिकानेदार थे या जिनके पास किले थे, महल थे, उनको बहुत लोन दिया, और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत लंबे टाइम के लिए जी, कि मे बी स्पैन ऑफ 100 years,
तो 100 ईयर्स में तो आपको धीरे धीरे पैसा लौटाना है, मतलब बहुत बड़ी बात है वो तो उस वजह से वो वहाँ के, और उन लोन इसी कंडीशन पे था कि आप अपनी हवेली को एज इट इज़ मेंटेन करोगे या अपने महल को एज इट इज़ मेंटेन करोगे। तो आज अगर हमारे पंजाब में भी इस तरह से लोगों को लोन मिला होता तो लोग उसको भी मेंटेन कर लेते। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस, और वहाँ पे उसकी वजह से टूरिज्म बढ़ गया। पर हुण पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल, या ਅਸੀਂ ਇਹ सोचिए कि नहीं बहुत ਹੁਣ बहुत देर होगी? नहीं, अभी भी पॉसिबल है। एक इनफैक्ट मेरे पास एक कोई आए थे जिन्होंने पाकिस्तान साइड के गुरुद्वारास के ऊपर किताब लिखी है जी, दलवीर सिंह। आई वाज सो अमेज्ड टू सी दैट बुक कि वहाँ पाकिस्तान में गुरुद्वारास को अभी वो वैसे ही पुराने उसमें रूप में है जी, और हमारे यहाँ पे गलती हुई कि हमने उसको डेवलप करने के चक्कर, कार सेवा दे चक्कर सारा तोड़ के नवा बनाया, नया बना दिया या टाइल्स लगा दी, तो पुरानी जो हमारा जो पुराना वो हेरिटेज था वो खत्म हो गया। और मुझे लगता है चलिए जो हो गया उसको तो नहीं बदल सकते, और उन्होंने भी उस टाइम अच्छा सोच के ही करा होगा, ये नहीं सोचा होगा इस तरह से, बट अब जो बचा हुआ है हम उसको तो बचा लें। पर मैं अगेन भी पुछ रहा कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू तो की गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸ you've seen everything, ਤੁਸੀਂ दिल्ली रहे हो, तुसी उस बिल्कुल। सो आज हमारा अमृतसर में बिकॉज ऑफ दरबार साहब कितना टूरिज्म है जी, और उसकी वजह से उसने कितना अच्छे से हमने डेवलप किया। इसी तरह से और भी जगहों को, हमारे पंजाब में कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस की कमी है? हम फतेहगढ़ साहब चले जाएं, अनंतपुर साहब चले जाएं, कितने हैं। तो उसी तरह से वहाँ पे कुछ हेरिटेज रिलेटेड चीज़ें अगर हम डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ेगी। जैसे हम लोग इधर ये दीवान टोडरमल हवेली को जो आप कर रहे हैं रीस्टोर, वहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि हवेली से गुरुद्वारा तक एक हेरिटेज वॉक बना दी जाए। तो वो भी गवर्नमेंट को प्रपोज किया है, अगर वो पास हो जाता है तो उसकी वजह से भी टूरिज्म बढ़ेगा। और मोर देन एनीथिंग आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि हमको खाली सिख टूरिज्म नहीं बढ़ाना है हमारी इन जगहों पर। वी शुड मेक इट easy फॉर अदर कास्ट पीपल ऑल्सो टू कम। एवरीवन चाहे वो अंग्रेज आन कोई भी आवे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने किसी ने दसिया कि आयरलैंड च ना एक एमिनेंस म्यूजियम ऑफ एमिग्रेशन है। उन्होंने अपने जो मशहूर लोग ने उन्होंने ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ और ਉਹ ਟਿਕਟ ਹੈ और सारी दुनिया देखਣ ਜਾਂਦੀ है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਲੇसेस ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ हैं, तो सिर्फ म्यूजियम नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास तो लिविंग वो प्लेसेस हैं जो हम दिखा सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲੌਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਸੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ कि ਕੀ कुछ ਸੀਗਾ जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲੇ भी बचा है? मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे अगर नाभा की कुछ चीज़ है फ्लॉन्ट करने की तो नाभा की रिच हिस्ट्री, यहाँ के धर्मी राजा, हमारे पूर्वज, वो सबसे ज़्यादा मैं फ्लॉन्ट करती हूँ, वेरी ऑनेस्टली। जैसे अगर हम महाराज हीरा सिंह जी की बात करें तो उनसे इतना इंस्पिरेशन मिलता है मुझे कि आज से करीब 130 साल पहले उन्होंने रूल किया था नाभा को। उस टाइम उन्होंने जो अपने राजकाल में रूल्स बनाए थे, अगर उस समय के हिसाब से देखें तो इतने इंस्पायरिंग और इतनी बड़ी बात है। जैसे उन्होंने उस टाइम रूल बनाया था कि कोई भी लेडी अगर विडो हो जाती तो विद इन 6 मंथ्स उसकी शादी करना कंपलसरी था। अच्छा। तो जिस टाइम सती प्रथा इतना चलता था, उस टाइम सती प्रथा को रोक के एक स्टेप और आगे कि विडो की शादी करना। तो ये रूल्स ऐसे लगता है कि कितनी उनकी आगे सोच थी इस बात को लेके। तो ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं मुझे। फिर उन्होंने जैसे एक रूल बनाया था कि अगर कोई भी बारात जा रही है तो 11 से ज़्यादा बाराती नहीं जा सकते। अच्छा। उन पे 300 रुपये जुर्माना लगता था। वो इसलिए बनाया था ताकि लड़की वालों पे बारात को संभालने का बोझ ना आए। तो कितने अच्छे रूल्स हैं जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हैं, कितनी मतलब अच्छी सोच थी उनकी आगे की। उनकी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए बहुत लोग ऐसे आते हैं हमारे पास कि हमको यहाँ पे अनंत कारज मैरिज करनी है, ऊपर महल के अंदर मैं अलाउ करती हूँ, सिर्फ उन्हीं को जो कोई डाउरी नहीं ले रहे हैं,
There is no Acha. exchange of gift. There is no Beautiful. dowry. Beautiful. So then I allow them for free, that you don't have to give me anything. You are free to use the premises. ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ। बिल्कुल, मतलब इसमें रोकने की बात ही नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, अगर ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਐ ਅਲਾउ नहीं करता। नहीं, बट मुझे ये मानना है कि महाराज हीरा सिंह जी का था जो हमेशा अपने द्वार खुले रखते थे सबके लिए। ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। मुझे तो लगता है सब मेरा परिवार ही है, इसलिए मुझे कोई सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आप सिक्योरिटी नहीं लेते, तो मैंने कहा मैं अपने पंजाब में रह रही हूँ, अपने घर में रह रही हूँ, यहाँ पे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े तो फिर। ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ऐसा कुछ परसेप्शन भी नहीं था और नहीं देखने सी। बाद में, हाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो खेतों में हम पहला- लोग जाते हैं, इनफैक्ट हम लोग खेती के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। एक दो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं जिनसे मैंने खेती सीख रही हूँ कि नए नए तरीके जिससे हम कम पानी में कैसे ज़्यादा खेती कर सकते हैं, या मल्टीपल क्रॉपिंग से हम 1 एकड़ में 3-4 एकड़ जितना कैसे कमा सकते हैं। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक एक फार्मर को कन्विंस करने के लिए। जैसे मेरा ये टारगेट है कि मैं एक पिंड में एक फार्मर को मेरे हिसाब से खेती करने का बोलूँ, जो साइंटिस्ट सिखा रहे हैं उसके हिसाब से। तो जब ये मैंने करना चालू करा तो मन में यही आया कि कोई भी फार्मर रिस्क लेने से डरता है जी। तो फिर उनकी रिस्क कवर करने के लिए ये करा है मैंने कि जैसे अगर आप 1 एकड़ आप मेरे हिसाब से अगर खेती कर रहे हो, और फॉर एग्जांपल आप 1 एकड़ से 70,000 कमाते हो साल का, तो अगर आप 70 से ज़्यादा कमाओगे जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से, तो वो सारा पैसा आपका। अगर आप 70 से कम करोगे तो डिफरेंस मैं आपको पे कर दूंगी। ओके। तो ऐसे करके हमने काफ़ी फार्मर्स इन्फ्लुएंस हुए हैं, और ये भी हम एक तरफ मेरा ये भी चल रहा है कि हम ये भी करें। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖ ਕੇ खेती करते हो? हाँ जी, मुझे इंटरेस्ट है, और मैं ये वाला खेती का तरीका इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इसमें पानी, जैसे हम जो राइस हमारा लगता है वो 1 किलो राइस में करीब 3000 लीटर से ऊपर जी। ज़्यादा पानी लग जाता है। इस तरीके से हम सिर्फ 30% वाटर यूज़ करेंगे ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਸ वास्ते। राइस, जो भी हम दूसरे भी जो चीज़ें नवी लगा रहे टेक्निक हैं, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ नवी आए। टेक्निक है, तो इस पे भी कन्विंस मैं, हो रहे हैं फार्मर्स? हाँ जी हो रहे हैं, और इस पे मैं बहुत सीरियसली लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ। एक वो बेड फार्मिंग होती है, हाँ जी। दैट आप बेड ऊपर लगाओगे, इफ यू नो अबाउट पानी बहुत कट यूज, पानी बहुत कट यूज होता है। एचएस फुल्का साहब बड़े सीनियर लॉयर, बिल्कुल 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 जी, जाके भी आए थे। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो एचएस फुल्का साहब और जो अवतार सिंह जी एक उनके साथ है जी, उन्हीं के साथ मैं जुड़ी जी, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ, मतलब मॉडल खेत है ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और मैं सबको यही समझाना चाहती हूँ कि अभी हमारी जनरेशन तक तो पानी रह जाएगा। हमें ये आगे जो हम इस तरह से पानी बचाना है, ये हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, उन तक पानी बचे। तो एक ये कोशिश भी चलती है कुछ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? बिल्कुल, जब महाराजा रिपुदमन सिंह जी को यहाँ से अंग्रेज ले गए थे तो 20-22 साल नाभा अंग्रेज़ों के अंडर रहा, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से चली गई। और नाभा में, बट मैं ये मानती हूँ कि जो जितने भी नाभा के राजा रहे, जैसे आप हीरा सिंह जी का मैंने बताया, रिपुदमन सिंह जी का आपको पता है, जैसे रिपुदमन सिंह जी ने खाली पंजाब में, यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आप जी। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नींव पत्थर रखा था तो संत अतर सिंह जी गए थे वो करने। अच्छा। संत अतर सिंह जी से महाराजा रिपुदमन सिंह जी का बहुत मेल मिलाप था, तो महाराजा रिपुदमन सिंह जी अपनी ट्रेन में उनको लेके गए थे, वहाँ पे जाके सर्टेन अमाउंट उन्होंने डोनेट किया। फिर जब वापस आए संत अतर सिंह जी ने कुछ टाइम बाद बोला कि वहाँ पैसे की और ज़रूरत है, तो महाराजा रिपुदमन सिंह जी ने और पैसे भेजे। फिर ये हुआ कि वो हिंदू यूनिवर्सिटी बन रही, बट कोई इंडियन नहीं है जो उसका प्रिंसिपल बना सके, कोई इंडियन इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसका क्या करें।
तो महाराज रिपू दमन सिंह जी ने एक क्या नाम है, संतारा सिंह, हाँ तेजा सिंह, संतेजा, उनको पढ़ने के लिए हार्वर्ड भेजा अपने खर्चे से, और वो जब हार्वर्ड से पढ़कर आए फिर उनको, हाँ फिर उन्हें वहाँ पे, अच्छा ये तो उनकी इतिहास नहीं पता यस सीगा कि उनकी उन्होंने भेजा। हाँ महाराजा रिपू दमन सिंह जी ने भेजा था उन्हें हार्वर्ड पढ़ने, एंड देन ही बिकेम द फर्स्ट प्रिंसिपल देयर। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। फिर उसके बाद अगर हम आए महाराजा प्रताप सिंह जी पे, तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है अपना नाभा के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब देश आज़ाद हो गया, सब प्रॉपर्टीज चली गई, तो महाराजा प्रताप सिंह जी हैड मोर देन 300 स्टाफ इन हीरा महल। अच्छा, प्रीवियस पर्सेस भी रुक गए उस टाइम में, तो ही डिडंट नो हाउ टू पे देम। अब उनको ऐसे तो आप छोड़ नहीं सकते आपके स्टाफ को, आप क्या करोगे। तो महाराजा प्रताप सिंह जी ने जो हॉर्लिक्स फैक्ट्री है नाभा में, ये फैक्ट्री पहले बैंगलोर जा रही थी, बट उनके लंदन डेयरी के फ्रेंड्स थे लंदन में, उनके थ्रू बात करके और इस कन्वेंस करके इस फैक्ट्री को महाराज रिपू दमन सिंह जी नाभा लेके आए। फिर प्रॉब्लम हुई, जो फैक्ट्री जो ला रहे थे नाभा उनके लिए, कि भैया हमारे उनके लिए रहने की जगह, तो जो वीर निवास करके वो महाराजा प्रताप सिंह जी ने फैक्ट्री वालों को दिया फॉर फ्री, कि भैया आपके अंग्रेज अफसर यहाँ आके रह सकेंगे। फिर प्रॉब्लम आई कि इस फैक्ट्री के लिए इतना मिल्क कहाँ से आएगा। फिर महाराजा प्रताप सिंह जी ने लिली फार्म्स खोला, डेयरी जो अभी भी है गवर्नमेंट के पास है, कि उससे आपको मिल्क हो जाएगा। फिर बच्चों के पढ़ाने की प्रॉब्लम आई तो पीपीएस का करा। सो ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। और फिर जब ये फैक्ट्री खुल गई तो अपने सभी कर्मचारियों को उन्होंने वहाँ पे नौकरी पे लगवाया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? पर्सनली तो मेरा बस वही प्लान है कि नाभा नहीं, नॉट ओनली नाभा, पूरे पंजाब के जो हेरिटेज है उसको बचाना है, और पंजाब के कल्चर पे काम करना है, ड्रग्स के अगेंस्ट करना है कि ड्रग्स रुक जाए। बस मेन तो यही चीज़ें हैं। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਸੰਗਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਈਲ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਵਸ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। आपके इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें जो मैंने कभी भी ऑन स्क्रीन नहीं बोली, जो आपने पूछा तो निकल गई मुंह से, नहीं तो मैं। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, और महाराजा रिपू दमन सिंह, महाराजा हीरा सिंह उसी सिद्धांत पे ही चलते सी। बिल्कुल उसी सिद्धांत पे मुझे आगे चलना है, और उसी सिद्धांत पे मुझे मेरे बेटे को भी आगे वो करना है। ये बहुत खुशी दी गल है। भाजी दस रहे सी कि इत्थे ना कोई दीवाने आम दीवाने खास नहीं है, सारिਆਂ ਨੂੰ कॉमनली महाराजा साहब मिलते सी, और तुसी उस लैगेसी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। थैंक यू सो मच, और ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।